हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस क्लास 10। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ हाई वेटेज मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ऑफ द चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल। टॉपिक रहेगा हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगने वाला टॉपिक बट हाई वेटेज टॉपिक है और इससे क्वेश्चन श्योर आना ही है। तो ये आपका एक श्योर टॉपिक है जहां से आपके 3 मार्क्स कवर होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जी जो है वो क्या है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ अकरेंस ऑफ मेटल की। जो मेटल्स हैं हमें नेचर में अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में मिलती हैं, जस्ट लाइक द प्लेटिनम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, क्योंकि ये फ्री लेस रिएक्टिव मेटल है। बट the some metals like the sodium, aluminium, they are highly reactive metal और some are in the middle of reactivity। कुछ metals हमें किस किस फॉर्म में मिलती है, salts की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलती है, तो एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलती है, तो हम उन्हें बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, समझिए अब द टर्म क्या डिफरेंस करती है हमारी मिनरल और एंड गैंगू पार्टिकल्स क्या है। तो देखिए मिनरल्स क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कुछ कंपाउंड्स जो नेचर में मिलते हैं, हमें नेचुरली मिलते हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, और मिनरल्स से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, जिन मिनरल से बहुत सारे मिनरल्स हैं लेकिन हर मिनरल से हम इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ से ही मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वेरी फ्यू आर देयर जिनमें से हम मेटल को अलग कर पा रहे हैं। तो वो मिनरल्स जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्रॉफिटेबली, मतलब कि मेटल की उतनी वैल्यू भी हो जितना उस पर हम स्पेंड कर रहे हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, एंड इजीली इज कॉल्ड ओर। मतलब मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है, देयर आर लॉट ऑफ मिनरल्स। मेटल के कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड नेचर में मिलते हैं। कौन बहुत सारी मेटल्स के होते हैं, सोडियम मेटल का, कैल्शियम का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, जिंक का, ओके, मरकरी का। बट हर मेटल के कंपाउंड से हम प्रॉफिटेबली और इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिन मेटल में से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन मिनरल्स को हम क्या कह देते हैं, ओर। अब ओर जब हमें नेचर से अब क्या मिलेगी, एक ओर मिली, मेटल किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिला, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में हो सकता है, सल्फेट की फॉर्म में हो सकता है, ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, उसे हम ओर कह रहे हैं। और जब हमने उसको अर्थ क्रस्ट से लिया तो ओर के साथ साथ उसमें कुछ अर्दी इंप्योरिटीज भी होंगी, सैंड होगा, स्लिट होगा, रॉक पार्टिकल्स होंगे। तो उसको हम क्लीन करेंगे सबसे पहले। उसमें से वो अर्दी इंप्योरिटीज, मिट्टी होगी, ठीक है, ये सब क्ले हो गया, कुछ पार्टिकल्स लगे हैं, कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, किसी भी तरह के जो अर्दी इंप्योरिटीज हैं उन्हें गैंग पार्टिकल्स और द गैंगू पार्टिकल्स कहा जाता है। गैंगू इज अ impurity प्रेजेंट इन अ, तो कौन सी इंप्योरिटी, अर्थ, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं तो अर्थ के साथ मिलने की वजह से अर्दी इंप्योरिटीज, मिट्टी का मिलना, ठीक है, रॉक पार्टिकल्स का मिलना, थोड़े कंकर मिलना, ये सब गैंगो इज अर्दी इंप्योरिटी प्रेजेंट इन और लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स और द क्ले पार्टिकल्स, इन सब का मिलना इज गैंगो पार्टिकल्स। तो जब मैंने एक अर्थ क्रस्ट से ओर निकाली, उस ओर को निकालने के बाद मैं उसका क्या करूंगी, सबसे उसमें से पहले गैंगू पार्टिकल्स को रिमूव कर दूंगी। फिर उस मेटल में से हम उस कंपाउंड में से, मिनरल में से, उस कंपाउंड में से हम वो कंपाउंड के जो साथ कंबाइन है अनायन, उसको मेटल, योर मेटल इज केटायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और वो कंपाउंड क्यों बना है, क्योंकि उसके साथ एक एनायन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसको निकाल के अलग कर देंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड क्या है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है। और हमारा दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा वो डिपेंड करता है कि मेरी जो मेटल है वो कैसी है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक ठीक रिएक्टिव है, मिडल है, और या लो रिएक्टिव है। उस पे वो प्रोसेस डिपेंड करता है। और इन्हीं सब प्रोसेस को पढ़ना है कि अगर मेरी कोई मेटल हाईली रिएक्टिव होगी तो उसमें से हम मेटल को कैसे अलग करेंगे, लो रिएक्टिव वाली में से कैसे करेंगे, मिडल वाली में से कैसे करेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं, देन रिडक्शन करते हैं, देन रिफाइनिंग करते हैं। दीज आर द स्टेप्स जो हम करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सबसे पहला स्टेप जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये गैंगू पार्टिकल्स जो ओर में है, अर्धी इंप्योरिटीज है, इसको निकाल देंगे। उसको निकालने के बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए पहले
सबसे पहले तो देखिए कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास, जो हमारी जितनी मेटल्स हैं वो कौन कैसे रिएक्टिव है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज कहती है पोटेशियम के सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें सोडियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आप इसे कैसे याद करेंगे, याद कीजिए मेरे साथ। कैसे? के फॉर कालू नाथ का, इट इज कालू नाथ का का कालूनाथ का माली, एम से माली, आलू जरा फीके पकाता है। CUHGAG के AU, ये बहुत इजी है। तो इस तरह से आप एक रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें से अगर मुझे कहना हो कि कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है, कुछ मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है, तो वो कैसे कहेंगे? तो मैं कहूंगी ये सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है। आपका जिंक आयरन और मेलेड मिडल में आते हैं, ना ज्यादा हाईली रिएक्टिव और ना ही लो। हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे लो रिएक्टिव मेटल है। ओके, आपको पता चल गया कि आपकी कौन सी मेटल हाई रिएक्टिव में आती है, कौन सी मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आती है और कौन सी लो रिएक्टिविटी सीरीज में आती है। अब जो भी और मेरे पास होगी उसकी मैंने कंसंट्रेशन कर ली, कंसंट्रेटेड और है ये, मतलब इसमें से अर्धी इंप्योरिटीज जो है वो गैंगू पार्टिकल निकाल दिए। जब गैंगू पार्टिकल निकल गए तो अब मेरे पास वो एक कंपाउंड है, मिनरल है, और उस मिनरल में मैं देखूंगी कि अगर वो मिनरल मेरा हाईली रिएक्टिव मेटल का है तो वो ऑब्वियसली ऑक्साइड ओर होगा। वो किस फॉर्म में मिलेगा? जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और ऑक्साइड ओर की फॉर्म में मिलती है। तो ऑक्साइड ओर की हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एक तो हाईली रिएक्टिव और ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे करते हैं? यू नो बेसिकली हमें रिडक्शन करना है उसका। रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, मेटल मिल जाएगी। बट क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो मुझे उसकी रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। यहां मैं क्या करूंगी? इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टन स्टेट, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करने के बाद मुझे जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में, प्योर मेटल जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मेरा कोई मेटल मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का है, मतलब या तो वो जिंक है या आयरन है या लेड है, ठीक है। कॉपर ऑल्सो हम उसको कभी कभी मिडल में काउंट कर लेते हैं, ठीक है, मिडल में काउंट हो जाता है वो। तो या तो वो कार्बोनेट और में की फॉर्म में मिलेगा, जो मिडल वाला है वो तो या तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा या सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल सल्फाइड होगा। अगर वो कार्बोनेट है, कार्बोनेट और के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का क्या मतलब होता है? हीटिंग, हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई, हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक निमोनिक्स बता रही हूँ याद रखने के लिए। आप कैसे याद रखेंगे? CCl, ये CCl क्या है? C फॉर कार्बोनेट। जब भी और कार्बोनेट की फॉर्म में होगी उसकी मैं कैल्सिनेशन करूंगी। कार्बोनेट और की क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। और क्या होता है? हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आपका और सल्फाइड और है तो आप क्या करेंगे? रोस्टिंग। अगर और आपको मिडल रिएक्टिव, जैसे कि मिडल में हम मैं जिंक की बात कर लेती हूँ, तो जिंक, जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिल सकता है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। तो जब वो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है तो हम उसकी रोस्टिंग करेंगे। हीटिंग, रोस्टिंग क्या होता है? हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ओके, जब हम उसको हीट करेंगे तो अल्टीमेटली चाहे कार्बोनेट हो या सल्फाइड हो, दोनों हमें किस फॉर्म में मिलेंगी? ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगी। जब मुझे अब मेटल
ऑक्साइड की फॉर्म में मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड आ गया, मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया, मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो ऑक्साइड में तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। यहाँ हम रिडक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट यूज इज कार्बन कोक। कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एज कोक को यूज कर लेते हैं, और हमें जो मेटल मिलेगी फिर उसकी और फर्दर रिफाइनिंग करेंगे, हमें उसकी रिफाइनिंग करनी होगी। ओके, अब अगर आपका मेटल लो रिएक्टिविटी सीरीज का है, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो हमेशा क्या होगा, लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल का, हम यहाँ पे ये थोड़ा सा चेक करेंगे, लो रिएक्टिविटी सीरीज की जो मेटल होगी वो आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगी। इमेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे करेक्शन करके लिख रही हूँ, मुझे सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेगी। सल्फाइड ओर की फिर आप क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग करने के बाद फिर आपको उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ रिडक्शन के लिए कोई रिड्यूसिंग, क्योंकि लो रिएक्टिविटी सीरीज का है, इसको हीट कर दो, अपने आप ही ऑक्साइड और रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। तो बहुत बड़े रिड्यूसिंग, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं, हीट करो रिड्यूस हो जाएगा, और हीटिंग इट गेट रिड्यूस। ओके, आपको मेटल मिल जाएगी, आपको प्योर मेटल जो है फिर यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ मेटलर्जी। ओवरव्यू ऑफ मेटलर्जी अब वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन एक्टिविटी सीरीज, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो एक्टिविटी सीरीज। तो लो एक्टिविटी सीरीज की मेटल के लिए मैं एक बार वापस समराइज कर रही हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्टेप वन होगा हम उसकी रोस्टिंग कर दें। लो रिएक्टिविटी सीरीज वाली जो मेटल है वो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगी, सल्फाइड ओर होगी, और सल्फाइड ओर की मैं क्या करूंगी, सबसे पहले स्टेप वन रोस्टिंग, और स्टेप टू रोस्टिंग के बाद वो मुझे मेटल ऑक्साइड मिलेगा, तो हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को जब हम हीट कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटल में, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। मतलब रिडक्शन, एक तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एक तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो तो वो रिडक्शन ही है, बट रिडक्शन के लिए यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज लो रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल है, तो आप सिंपल उसे हीट कर दोगे तो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ लो रिएक्टिविटी सीरीज वाला एग्जाम्पल क्या है, मरकरी। फर्स्ट इज मरकरी इज एन ओर ऑफ, मरकरी इज अ लो रिएक्टिव मेटल, और इसकी जो ओर है उसका नाम है सिनाबार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मरकरी। तो यू विल से मरकरी की ओर का नाम है सिनाबार, Hg2 HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड सिनाबार। हमने उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे की, हमने उसको देखिए HgS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, रिएक्शन को बैलेंस किया। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये स्टेप कौन सा है, ये स्टेप है रोस्टिंग। रोस्टिंग की और हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला, जैसे ही उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मर्क्यूरी ऑक्साइड में चेंज हो गया, ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो गई, यहाँ SO2 रिलीज हो गई, सल्फर भी तो जाएगा ना, ये सल्फर कहाँ जाएगा, SO2 रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे SO2 रिलीज होगी, एंड देन वो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था ये किस में चेंज हो गया, मर्क्यूरी में। हीटिंग करने पे ये रिडक्शन सिंपल हीटिंग से हो जाएगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी, और ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब ऐसे ही कॉपर की ओर की बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो कॉपर है, नेक्स्ट लो रिएक्टिविटी सीरीज वाली हमारे पास मेटल कौन सी है, कॉपर। कॉपर की ओर का नाम है कॉपर सल्फाइड, क्योंकि लो रिएक्टिविटी वाली जो मेटल है वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में ही मिलती है, तो कॉपर की ओर कॉपर सल्फाइड, मरकरी की ओर मरकरिक सल्फाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, जैसे मरकरी की ओर का नाम सिनाबार था, कॉपर की ओर का नाम है, कॉपर सल्फाइड का नाम है कॉपर ग्लास। ठीक है, कॉपर ग्लास। अब मैंने ये कॉपर की ओर CuS लिया, इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मैंने हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। रोस्टिंग की तो हमें कॉपर
कॉपर ऑक्साइड मिला और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे एंड देन उसी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर और सल्फाइड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड के मिक्सचर को हीट करेंगे तो उसमें हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। जैसे ही देखिए एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसी टेस्ट ट्यूब में उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फाइड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फाइड, और हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां कॉपर ऑक्साइड भी बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है। अभी कुछ कॉपर ऑक्साइड बन गया था और कुछ कॉपर सल्फाइड बचा था, उसको और ज्यादा हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो है एक ही सिंगल टेस्ट ट्यूब में हम कर सकते हैं, क्या होगा कि ये कॉपर में चेंज हो जाएगा। यस ऑब्वियसली लैब स्केल पे मैं टेस्ट ट्यूब वर्ड यूज करूंगी, लेकिन ये लैब स्केल पे करने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये हमेशा फर्नेसेस में होगी, ठीक है। तो फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है। क्लियर। तो अभी आपने अभी तक पढ़ा कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल है, वन इज मरकरी, सिनाबार मर्क्यूरिक ऑक्साइड की फॉर्म, सल्फाइड की फॉर्म में मिलती है, उसमें हम पहले रोस्टिंग करते हैं और फिर हीट कर देते हैं। ऐसे ही कॉपर ग्लास, कॉपर की और कॉपर ग्लास को हम पहले रोस्टिंग करते हैं और फिर सिंपल हीटिंग करते हैं, जिससे वो हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। और हम इसकी फर्दर क्या करेंगे, फिर रिफाइनिंग कर लेंगे। रिफाइनिंग एक अलग प्रोसीजर है, उसको अलग से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मेटल की, जो कि मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आती है। मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आने वाली आपके पास जो मेटल है वो कौन सी है, जिंक, ठीक है। और अब जिंक जो है आपको, वो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, और जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। जिंक पायराइट और जिंक कार्बोनेट, ओके, जिंक पायराइट एंड जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। देखिए सबसे पहले जब मेरे पास ये सल्फाइड ओर है, जिंक सल्फाइड, तो मैं इसकी रोस्टिंग करूंगी। जब भी सल्फाइड ओर होती है, याद रखिए, जब भी सल्फाइड ओर होती है हम उसकी क्या करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग का क्या मतलब होता है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और हमें लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक मेटल ऑक्साइड मिलता है और एक सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, रोस्टिंग इज अ हीटिंग ऑफ ore in the presence of oxygen. It is used to convert sulfide ore into the oxide ore. तो अब हमने जिंक सल्फाइड को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, देन यू विल बैलेंस द रिएक्शन। और अगर वो कार्बोनेट की ओर थी, मेरे पास जिंक कार्बोनेट था, तो कार्बोनेट ओर के लिए क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर की कैल्सिलेशन, और उसका मतलब होता है हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैंने जिंक कार्बोनेट लिया, यहाँ ऑक्सीजन नहीं ऐड किया, प्लस O2 नहीं है, क्योंकि हमने लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इसे हीट करना है। और हीट किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड और जो हमें मिली, चाहे वो सल्फाइड से और से रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड और मिली, चाहे वो कैल्सिनेशन के बाद ऑक्साइड और मिली, उस ऑक्साइड और को हम सिंपली क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस करना है, रिडक्शन करनी है, जिंक ऑक्साइड से जिंक चाहिए, ऑक्सीजन रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डालना होगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, जब मेटल से एक्सट्रैक्ट करना हो, मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो हम कार्बन यूज करते हैं। कार्बन यूज किया तो हमें जिंक मेटल मिल गई और साथ में क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, कार्बन मोनोऑक्साइड मिली। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट मिडल रिएक्टिविटी सीरीज का एक एग्जांपल, दैट इज जिंक फ्रॉम इट्स डिफरेंट और आइदर जिंक पायराइट और जिंक कार्बोनेट। चलिए यहां से मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो यहाँ 3 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस, वो करते हैं, लिखते हैं। आप सब भी नोट करेंगे क्योंकि ये आपके पेपर में आने वाला है। चलिए, तो कैल्सिनेशन क्या होता है, इट इज डन फॉर, किसके लिए की जाती है कैल्सिनेशन, फॉर कार्बोनेट और, कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट और इट इज डन फॉर
सल्फाइड और, कोई भी और जब सल्फाइड की फॉर्म में है तो उससे उसको मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। इट इज हीटिंग ऑफ मेटल और या फिर मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को ही हम और कह रहे हैं यहाँ पे, इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जब हम मेटल को हीट कर रहे हैं तो उसको हीट करने के लिए नाम मात्र, बिल्कुल जीरो या फिर बिल्कुल नाम मात्र ऑक्सीजन दे रहे हैं। इट इज हीटिंग ऑफ, और कौन सी और मेटल सल्फाइड, मतलब सल्फाइड और, जो हम फर्स्ट पॉइंट में वैसे मेंशन कर चुके हैं, इन प्रेजेंस या फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां हम उसे हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड के साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। कौन सी गैस रिलीज हुई मेटल ऑक्साइड बनाने, मेटल ऑक्साइड तो हमें बनाना ही था, साथ क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। यहाँ क्या रिलीज हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जिंक का ही लिख लेते हैं। जिंक कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो हमें मिला जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बैलेंस करना शुरू किया तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस था। फिर मैंने यहाँ जिंक सल्फाइड का लिखा ZnS। अब मैंने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या मिला, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब मुझे इसको बैलेंस करना था बिकॉज हियर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर 2 एंड हियर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 और 2 3। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया, तो यहाँ पे 2 लगाया तो टोटल 4 ऑक्सीजन एटम हो गए। अब 4 ऑक्सीजन और जिंक भी 2 हो गए तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ा। जिंक को डबल किया तो सल्फर भी डबल हो गया तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ा। ठीक है, तो सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते, 2 2 जो 4 एंड 6, तो मुझे यहाँ 6 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 3 देना पड़ा। दिस इज अ बैलेंसिंग। ओके, तो अगर किसी बच्चे को बैलेंसिंग अच्छे से नहीं आती है, उसको सीखनी है, तो प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल टेक वन लाइव सेशन फॉर द बैलेंसिंग, क्योंकि वो वीडियो क्या सिखाना पड़ेगा आपको साथ बैठा के। तो आई विल टेक वन लाइव सेशन फॉर द बैलेंसिंग। इफ यू वांट दिस प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं उसके बाद एक लाइव सेशन ले लूँ। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ बीच में आ गया वो मैडम, अब तो हाई रिएक्टिव मेटल सीरीज की बात करनी थी ना, लो की कर ली, मिडल की कर ली, तो हाई रिएक्टिव मेटल की बात करनी थी। ये बीच में थर्माइट रिएक्शन कहाँ से आ गई, तो थर्माइट रिएक्शन ऐसे आ गई बच्चे, तो आपने यहाँ क्या यूज किया, देखिए यहाँ क्या यूज किया, कार्बन, कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया और लिखा भी कि द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज कोक। तो क्या सिर्फ कार्बन कोक को ही हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, नहीं, आप कुछ और मेटल्स को भी यूज कर सकते हो। समटाइम्स मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में आती हैं, उनको भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। वन एग्जांपल इज दिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड को रिडक्शन करना तो हमने एल्यूमिनियम यूज किया और क्या बन गया, मैग्नीज अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला और बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई। बहुत ज्यादा हीट यहाँ रिलीज होना मुझे क्या बताता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। व्हेन द रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, जब भी थर्माइट वर्ड कब यूज करते हैं, जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिड्यूस करते हैं, एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। याद रखेंगे, कोई भी मेटल को आपने ऐसे याद रखना है, आपने जो जिंक की ओर पड़ी उसकी रिडक्शन तो आप
कार्बन से करेंगे। लेकिन क्या कार्बन के अलावा कोई और मेटल भी यूज हो सकता है रिडक्शन के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? यस, यूज हो सकता है एल्यूमिनियम। और जब हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसे बोलते हैं थर्माइड रिएक्शन। ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल है थर्माइड रिएक्शन का, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को मैंने एल्यूमिनियम के साथ हीट किया रिडक्शन कराने के लिए, रिएक्ट कराया, तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला प्लस आयरन मिला। अरे भाई प्योर आयरन मिल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। हीट रिएक्शन ही, यही रिएक्शन आपके वेल्डिंग, आपने बहुत बार देखा होगा अपनी लाइफ में, अपने घर की बहुत सारी टूटी फूटी चीजों को वेल्ड कराया होगा, है ना। तो वो वेल्डिंग जो होती है, रेलवे ट्रैक्स के जो पार्ट्स टूट जाते हैं, कोई भी मेटल का, आयरन का ऑब्जेक्ट टूट जाता है तो तुम्हारी मम्मी बोलती है जाओ इसे वेल्डिंग करा लो। मार्केट से हम वेल्डिंग करा के जोड़ के यूज कर लेंगे, टेबल चेयर कुछ भी हो सकता है। या रेलवे ट्रैक्स कमर्शियल लेवल पे बात करें तो देखिए यहाँ ये वेल्डिंग की जा रही है और देखो कितनी हीट रिलीज हो रही है, बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और क्या होता है, हमने तो एल्यूमिनियम यूज किया, सस्ता मेटल, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, हमें बीच में रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो गैप फिल करना था वो आयरन से फिल हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मिलती हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जस्ट लाइक सोडियम, ठीक है, वो क्लोरीन और ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती हैं। सोडियम जनरली क्लोरीन की फॉर्म में मिलता है या वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है, किसी भी फॉर्म में मिले हमें उसको क्या करना है, छोटी मोटी बात तो है नहीं, हाईली रिएक्टिव मेटल है तो सिंपल रोस्टिंग कैलसिलेशन उन पे काम नहीं करेंगी, उन्हें हमें करंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट की जैसी स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें करंट देके मतलब हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द मेटल को, टॉप रिएक्टिविटी सिटी मेटल के लिए हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, एक्सप्लेन वाया गिविंग वन एग्जांपल। तो यही है वो वर्ड, कहीं यूज नहीं है एनसीईआरटी में बट यही है। हम जब व्हेन हाईली रिएक्टिव metal from the top of the reactivity series is need to be reduced into the pure form, then electrolytic method is used. That electrolytic method is known as electrolytic reduction. When current is passed through the molten sodium chloride, हमने सोडियम, हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में थी, उसको सॉलिड फॉर्म में, वो घर में जो नमक होता है वही है ये, लेकिन ऐसे सॉलिड नहीं लेना है, वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं लेना है, उसको मोल्टन फॉर्म में लेना है, पानी में घोल लो मोल्टन फॉर्म होगी उसकी, ठीक है। सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। देखिए क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें हमने कैथोड और एनोड बनाई, याद रखेंगे यहाँ एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। कैथोड और एनोड क्या होते हैं, कुछ रोड्स हैं ग्रेफाइट की बनी हुई, कार्बन की बनी हुई, ग्रेफाइट की बनी हुई, और इन रोड्स पे बैटरी अटैच की, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो अटैच हुई उसे कैथोड बोल दिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच हुई उसे एनोड बोल दिया। अब इसमें मैंने डाला मोल्टन NaCl, पानी, पानी में नमक डाल दिया, सिंपल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ हमारा, NaCl। तो अब क्या होगा, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, तो जो सोडियम है देखिए NaCl डाला, वो ब्रेक होगा, Na में करंट पास करते ही आयनाइज होगा Cl में। अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम कैथोड पे जाके एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कैथोड पे जाके एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, मतलब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में चेंज हो जाएगा, मुझे मेरी मेटल मिल गई। और जो क्लोरीन है वो कैथोड एनोड पे जाके, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है ऑलरेडी, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले, जो उसके पास एक्स्ट्रा था वो दे देगा, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, बैलेंस करके मैंने 2 लिखा तो वो क्लोरीन गैस। तो आपसे आप पूछे कि जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होती है तो क्लोरीन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है, एनोड पे। सोडियम आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। तो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल के लिए आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया, मिडल वाली है तो आपने देखा कि अगर वो कार्बोनेट और है तो क्या किया, कैल्सिनेशन, और फिर रिडक्शन यूजिंग द कार्बन और एनी मेटल, यू विल यूज कार्बन। और अगर वो सल्फाइड और है तो आपने रोस्टिंग किया, फिर कार्बन से रिड्यूस कर दिया। अगर वो लो रिएक्टिविटी सीरीज की है तो आपने उस वो सल्फाइड और की फॉर्म में ही मिलेगी सिर्फ, और उसे पहले क्या किया,
रोस्टिंग किया और फिर हीट कर दिया, हीटिंग करते ही उसने अपना मेटल ऑक्साइड से मेटल दे दिया, ऑक्सीजन का रिमूवल करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारी मेटल्स को हमने प्योर फॉर्म में ले लिया, लेकिन स्टिल वी नीड टू रिमूव सर्टेन इम्प्योरिटीज फ्रॉम दैट, उसको और रिफाइन करना है। जैसे आप पेपर कर लेते हो, सब सही कर रहे हो, पेपर आता था, बहुत इजी पेपर था, मेरा पेपर खत्म हो गया, तो उसके बाद एक रीचेक करोगे ना, तो एक बार वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी मेटल को, दैट इज रिफाइनिंग। ठीक है, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल्स, सिर्फ उसमें से कुछ अगर मुझे लगता है कि इम्प्योरिटीज रह गई हैं, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है प्योर मेटल से to obtain the pure metal is called refining of the metal. The most common method of refining is electrolytic refining. Most common method is electrolytic refining. Electrolytic refining मतलब अब मैं फिर करंट पास करूंगी, जल्दी से मेटल साफ हो जाए। तो इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो एक कंटेनर लेंगे जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक कैथोड और एक एनोड। हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ देखिए, यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फिर एनोड लगी है, नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड लगी है। ठीक है, और अगर मुझे मान लीजिए कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो मैं जो प्योर कॉपर है उसको कैथोड पे लूंगी, प्योर कॉपर को कहाँ लूंगी, कैथोड पे, और एनोड पे वो इलेक्ट्रोड लगाएंगे जिसमें क्या है, मेरी इम्प्योर कॉपर है, जिसमें से मुझे इम्प्योरिटी रिमूव करनी है। उसको इम्प्योर कॉपर को क्या बना दिया, एनोड बना दिया, प्योर कॉपर को क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। और फिर आपने इलेक्ट्रोलिटिक कोई भी कॉपर का सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने डाल दिया और करंट जैसे ही पास किया, तो क्या होगा, जो ये कॉपर है वो कैथोड से निकल के एनोड से निकल के कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ कॉपर डिपॉजिट होगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी उसमें, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में रह जाएंगी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे एनोड के नीचे बैठ जाएंगी और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड मड। उसे हम क्या कहेंगे, एनोड मड। डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एनोड मड। तो एनोड मड क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, तो मेटल उसमें हम कैथोड को जो है वो प्योर मेटल बनाते हैं और एनोड को इम्प्योर मेटल लेते हैं जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है। तो रिफाइनिंग के बाद उसमें से, एनोड में से जो प्योर मेटल है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाती है। दैट डिपॉजिटेड इम्प्योरिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज रेफर्ड एज एनोड मड। अब सारी नहीं, जरूरी नहीं है सारी, जो इनसॉल्युबल है, जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी वो इसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रहेंगी। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर को मैंने क्या बनाया, एनोड, और थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर इज मेड कैथोड। थिन शीट क्यों ली, क्योंकि उसके ऊपर और क्या लगे, अभी प्योर का जब रिफाइनिंग होगी तो और कॉपर डिपॉजिट होगा ना, तो पहले से उसको मोटा नहीं रखते। थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर और बड़ा सा ब्लॉक इम्प्योर कॉपर का रखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट क्या डालते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, करंट पास करते हैं, करंट पास करते ही प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो सेटल डाउन एनोड मड, और जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सॉल्युबल रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मेटल की रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट लो रिएक्टिव मेटल, मिडल ऑफ द रिएक्टिव मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फिर किसी भी मेटल की अगर हमें इम्प्योरिटी सिर्फ रिमूव करनी है, तो द मोस्ट कॉमन मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या एग्जांपल पढ़ा हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का एग्जांपल कॉपर, हमने प्योर कॉपर ऑब्टेन किया फ्रॉम इम्प्योर कॉपर, साथ में हमें क्या मिला, एनोड। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोरोजन, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।